खेल प्रकोष्ठ के संयोजक आदरणीय अशोक अग्रवाल जी, प्रभारी महेंद्र लाल जी, सह संयोजक सुनील गुप्ता जी और राकेश पहलवान जी, और मंच पर उपस्थित सभी महानुभावों और मैदान में उपस्थित सभी खिलाड़ियों। देखिए, आज खेल संसद का आयोजन किया गया है। भारत के बारे में कहा जाता है कि भारत दुनिया का सबसे युवा देश है। सबसे ज्यादा युवा आबादी आज की डेट में दुनिया में कहीं है तो भारत में है। और युवा शक्ति का अगर सबसे अधिक मुखर प्रदर्शन किसी क्षेत्र में नजर आता है तो वो खेलों के क्षेत्र में नजर आता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का यह मानना है कि भारत की युवा शक्ति को यदि अपने वास्तविक रूप में दुनिया के सामने आना है तो बगैर खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किए हुए यह आना संभव नहीं होगा। हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि जब हमारी सरकार आई थी 1998 में, तो उससे पहले 50 साल तक ज्यादातर समय कांग्रेस की सरकार रही और कुछ समय अन्य दलों की सरकार रही थी। तो भारत की जो विकास दर थी वो बहुत कम हुआ करती थी। 50, 60 और 70 के दशक में 2 से 2.5%, 3% के आसपास होती थी। मगर जब हमारी सरकार आई तो हमने विकास दर को एक लंबी छलांग दी। 5% विकास दर से हम 8.5% पे ले गए थे। मगर अब मैं कहना चाहता हूं ठीक उसी प्रकार से जो खेलों की विकास दर है वो आजादी के 66 साल बाद भी संतोषजनक स्थिति में नहीं है। यदि हमारी सरकार आती है तो हम यह प्रयास करेंगे कि वह परिस्थिति उत्पन्न हो कि ओलंपिक में, एशियन गेम्स में, कॉमनवेल्थ गेम्स में, खासकर ओलंपिक में जहां हम 1-2 स्वर्ण पदक प्राप्त करके ही बहुत संतोष का अनुभव कर लेते हैं या 2-4 पदक प्राप्त करके ही हमें अपनी उपलब्धि अनुभव होने लगती है, वह परिस्थिति बदले और भारत भी दुनिया के अग्रणी देशों में आए और ओलंपिक में भारी मात्रा में हम पदक प्राप्त करने में सफल हो। देखिए, जब खेल की बात आती है तो एक बिंदु और भी है। खेल से हमें प्राप्त क्या क्या होता है, जैसा कि अभी महेंद्र लाल जी अपने उद्बोधन में बता रहे थे कि जब नेपोलियन ने लड़ाई लड़ी थी वाटरलू की तो उसके सिपाहियों को प्रेरणा मिली थी जिस प्रकार से वो खेल खेलते थे उन नियमों से। मैं कहना चाहूंगा कि जब हम खेल खेलते हैं तो सिर्फ हमारा मनोरंजन ही नहीं होता है, स्वास्थ्य लाभ ही नहीं होता है, शरीर में नई ऊर्जा ही नहीं आती है, बुद्धि का विकास ही नहीं होता है, बल्कि इसके साथ साथ एक सौहार्द और देशभक्ति की भावना भी पनपती है। आज हम लोग कहते हैं कि यदि हम राजनीतिक क्षेत्र में आगे आए हैं और लोकसभा चुनाव हमारे सामने है और हमें यदि उसमें विजय प्राप्त करनी है तो सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत है? हम कहते हैं टीम स्पिरिट की जरूरत है। टीम स्पिरिट कहां से आती है? जब हम खेल भावना से खेलते हैं तो जब पूरी की पूरी टीम खेलती है उसमें इस बात का महत्व नहीं होता है, जैसे हॉकी का खेल होता है कि गोल जाकर किसने किया, फुटबॉल के खेल में आखिरी किक किसने मारी, उससे ज्यादा महत्व इस बात का होता है कि पूरी टीम ने किस प्रकार से प्रयास कर गेंद को गोल पोस्ट तक पहुंचाने में सफलता हासिल की। आगामी चुनाव में भी यदि हमें चुनावी सफलता हासिल करनी है तो हर कार्यकर्ता से लेकर शीर्ष पे बैठे हुए हमारे नेताओं श्री नरेंद्र मोदी और राजनाथ सिंह जी तक सब लोगों को मिलकर वह सम्मिलित प्रयास करना होगा कि आखिर में हमारी गेंद 272 वाले गोल पोस्ट को पार कर सके। मैं एक और बात कहना चाहूंगा, भारत में जो स्पोर्ट्स होता था, आपने सुना होगा कि पुराने जमाने में राजा लोग लड़ाई लड़ते थे भारतीय संस्कृति में तो जीतने के बाद किसी को मार नहीं देते थे, जीतने के बाद उसको छोड़ देते थे, जिसके बारे में कुछ विदेशी इतिहासकारों ने लिखा है कि भारत में राजा जो है वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट से लड़ाई लड़ते थे, जैसे शक्ति प्रदर्शन के टूर्नामेंट की तरह लड़ाई लड़ते थे कि जीत गए और उसके बाद छोड़ दिया। और आज आप देखते हैं क्या होता है, पश्चिमी जगत में क्या था, आपने खेलों के बारे में सुना होगा, रोम का कोलोसियम था जहां पर ग्लैडिएटर्स लड़ाई लड़ते थे, दो योद्धा खड़े होते थे, जब तक दोनों में से एक मर नहीं जाता था वो खेल चलता रहता था। या एक जानवर और एक आदमी की लड़ाई होती थी और वो खेल तब तक चलता रहता था जब तक दोनों में से एक खत्म ना हो जाए और जनता उसका आनंद लेती थी। तो कहने का तात्पर्य यह हुआ कि हमारे और उनकी सोच में कितना अंतर है कि हम युद्ध को भी मरने मारने के विषय की बजाय एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट से लड़ते थे और वो खेल को भी
मरने मारने के खेल के रूप में लड़ते थे। ये हमारी सोच, भारत की सोच और पश्चिम की सोच में अंतर था, जो खेल से लेकर राजनीति तक और राजनीति से लेकर युद्ध तक दिखाई पड़ती थी। अंत में मैं बहुत अधिक लंबा विषय न करते हुए सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा, ये रामलीला मैदान है। तो रामलीला, भगवान राम के तमाम उन्होंने जो श्रेष्ठ कार्य किए उसको स्मरण करने के लिए हर साल लोग यहां एकत्र होते हैं। युवा और बालक लोग उस रामलीला का मंचन करते हैं। तो मुझे ध्यान आता, मैंने बचपन में एक कविता सुनी थी कि उस रामलीला में से भी कुछ स्पोर्ट्स की या खेल की कोई प्रेरणा मिलती है क्या। तो भारत में भगवान राम के सबसे बड़े भक्त हनुमान जी माने जाते हैं, और हनुमान जी लगभग सभी खिलाड़ियों के आराध्य देव माने जाते हैं भारत में, क्योंकि वो शक्ति के प्रतीक है, स्फूर्ति के प्रतीक है और चेतना के प्रतीक है। तो मैंने बचपन में एक हास्य कविता सुनी थी जो मुझे ये याद दिलाती है कि हम खिलाड़ियों को याद रखना चाहिए कि हमारा जो पुराना इतिहास कितना गौरवशाली था, कि हमने कितने बड़े बड़े रिकॉर्ड बनाए। तो मैं इसको जरा एक पंक्ति में कहना चाहूंगा कि हनुमान जी कितने बड़े खिलाड़ी थे कि आज के सारे खेल और रिकॉर्ड उनके सामने बहुत छोटे, लघुतर या छोटे नजर आते हैं। तो कविता इस प्रकार से थी कि करता हूं ध्यान हनुमान जी मैं आपका ही, आप देव देवियों में टेक्निकलर हैं। भाई वो एकदम लाल रंग के हैं, रक्तवर्णी। तो करता हूं ध्यान हनुमान जी मैं आपका ही, आप देव देवियों में टेक्निकलर हैं। सबने रचाई प्रभु अपनी सगाई, किंतु आप ही कृपा निधान एक बैचलर हैं। और ओलंपिक में बने हैं जितने रिकॉर्ड सब आपके रिकॉर्ड के समक्ष लघुतर हैं। ओलंपिक में बने हैं जितने रिकॉर्ड सब आपके रिकॉर्ड के समक्ष लघुतर हैं। अरबों टनों का गिरी आपने उठाया नाथ, आप तो सुपर सीट वेट लिफ्टर हैं। और दूसरा उसका अंतिम छंद था कि रमता है नाम बजरंग बली, गली गली आपके पुजारी बसे हुए घर घर हैं। और रण में प्रवीण श्री रामचंद्र के अधीन उनकी मिलिट्री के आप अफसर हैं। और ओलंपिक में बने हैं जितने रिकॉर्ड सब आपके रिकॉर्ड के समक्ष लघुतर हैं। और जग को दिखाया जंप करके अगम्य सिंधु, भाई एक ही छलांग में समुद्र पार कर गए थे। तो जग को दिखाया जंप करके अगम्य सिंधु, आप लॉन्ग जंपरों में सबसे जबर हैं। धन्यवाद।